दिसंबर 2021 की चार्जशीट के बाद लगा था कि शायद अब सुकेश चंद्रशेखर की कहानी थमने वाली है। इतना बड़ा एक्सपोजर, इतनी सुर्खियां, इतनी जांच एजेंसियां उसके पीछे। कोई भी सोचता कि अब वो चुपचाप अपनी सजा का इंतजार करेगा, लेकिन सुकेश की पूरी जिंदगी अब तक इसी बात का सबूत रही थी कि वो कभी चुप नहीं बैठता। जैसे किसी लत का शिकार इंसान बार बार उसी राह पर लौट आता है, वैसे ही सुकेश के लिए ठगी और झूठी पहचान गढ़ना मानो उसकी सांसों में बस चुका था। फरवरी 2023 में जब देश उसके पुराने मामलों की सुनवाई देख ही रहा था, ईडी ने उसे एक बिल्कुल नए मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये उसके खिलाफ दर्ज तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग केस था। इस बार शिकार थी जपना सिंह, रैन बैक्सी और फोर्टिस के एक और प्रमोटर मालविंदर सिंह की पत्नी। आरोप था कि सुकेश ने एक बार फिर वही पुराना तरीका अपनाया, खुद को गृह सचिव और कानून सचिव बताकर उनसे 3.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए, ठीक उसी स्क्रिप्ट के साथ जो उसने अदिति सिन्हा पर आजमाई थी। और ये सब तब हुआ जब वो पहले से ही जेल में बंद था। दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम की ये कमजोरी नई नहीं थी। 2017 की गिरफ्तारी के बाद जब उसे अलग अलग शहरों की अदालती पेशियों के लिए ले जाया जाता था, तो आयकर विभाग की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि दिल्ली पुलिस की जिस 7 सदस्यीय टीम को उसे बेंगलुरु, मुंबई और कोयम्बटूर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने रास्ते में उसे खुलेआम खरीदारी करने और लोगों से मिलने की छूट दे दी थी। 7 पुलिसकर्मी निलंबित हुए, ये साबित करते हुए कि सुकेश हर उस इंसान को भी अपने प्रभाव में लेने में माहिर था जिसकी जिम्मेदारी उसे काबू में रखने की थी। अगस्त 2022 में तिहाड़ जेल के भीतर कथित जान से मारने की धमकियों के बाद उसे मंडोली जेल भेज दिया गया, लेकिन आदतें नहीं बदली। फरवरी 2023 में मंडोली जेल की सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई। जेल प्रशासन ने उसकी कोठरी में छापा मारा और वहां से 1.5 लाख रुपए के गुच्ची के जूते और 80,000 रुपए के जीन्स बरामद हुए। फुटेज में सुकेश जेलर के सामने फूट फूट कर रोता नजर आया। वही शख्स जिसने बरसों देश के सबसे ताकतवर लोगों की नकली आवाज में बात करके दूसरों को डराया था, अब एक साधारण छापे के आगे बेबस था। ये तस्वीर मानो उसकी पूरी कहानी का प्रतीक बन गई। बाहर से चमक दमक, भीतर से एक ऐसा इंसान जो अपनी असली हैसियत खोने से डरता था। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सुकेश की कहानी को सीधे दिल्ली की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। अक्टूबर 2022 में सुकेश ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर दावा किया कि वह 2015 से आम आदमी पार्टी के तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन को जानता था और पार्टी को 50 करोड़ रुपए योगदान दिए थे, इस वादे पर कि उसे दक्षिण भारत में पार्टी पद और राज्यसभा सीट मिलेगी। उसने आरोप लगाया कि 2019 में जैन और उनके सहयोगी ने जेल में उससे मिलकर हर महीने 2 करोड़ रुपए सुरक्षा के नाम पर मांगे और कुल 10 करोड़ जैन को, 12.5 करोड़ तिहाड़ के महानिदेशक संदीप गोयल को दिए। यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझनी चाहिए, ये आरोप एक ऐसे शख्स ने लगाए जिसका पूरा पेशा ही झूठ बोलना और नकली पहचान गढ़ना रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया। खुद केजरीवाल ने इन दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया। प्रवक्ता प्रियंका काकर ने इसे भाजपा की बदले की राजनीति कहा। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को खूब उछाला। एक नेता ने तंज कसा कि एक शातिर ठग से भी पैसे ऐंठ लेना अपने आप में एक काबिलियत है। बावजूद इसके गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी और तिहाड़ के महानिदेशक संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया। जनवरी और अक्टूबर 2023 में सुकेश ने फिर पत्र लिखे, आरोप लगाया कि केजरीवाल और जैन उसे धमका रहे हैं। यहां तक दावा किया कि उसे जेल में जहर दिया जा सकता है। मार्च 2023 में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सुकेश ने पत्रकारों से कहा कि अब बारी केजरीवाल की है। जब तेलंगाना नेता के कविता गिरफ्तार हुई तो उसने उन्हें व्यंग्य में तिहाड़ क्लब में स्वागत करते हुए पत्र लिखा। खुद को अब सिर्फ एक आरोपी नहीं
देश की राजनीति पर टिप्पणी करने वाला इनसाइडर मान बैठा था। ये पूरा प्रकरण एक असहज करने वाली स्थिति पैदा करता है। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक है, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां इन आरोपों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। यही वजह है कि ये मामला आज भी जांच के दायरे में है और यहाँ जिक्र किए गए तमाम आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं। एक पेशेवर ठग की गवाही, चाहे कितनी भी नाटकीय हो, अपने आप में सच्चाई की गारंटी नहीं बन जाती। ये भी दिलचस्प है कि सुकेश जैसे लोग सिर्फ पैसों के लिए झूठ नहीं बोलते। जेल में बंद रहते हुए भी सुर्खियों में बने रहना, खुद को किसी बड़े खुलासे का हीरो साबित करना, ये उसी पुरानी आदत का हिस्सा था जो कभी उसे बचपन में झूठी कहानियां गढ़ने पर मजबूर करती थी। अब बात मौजूदा स्थिति की। अदिति सिन्हा वाला 217 करोड़ का मुख्य केस, जैकलीन फर्नांडीज मामला, जपना सिन्हा वाला तीसरा केस और 2017 का पुराना AIDM के मामला, ये सब आज भी अदालतों में अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। भारत की धीमी न्यायिक व्यवस्था के चलते 2026 में कई आरोपियों को जमानत मिली है। खुद सुकेश को अप्रैल 2026 में AIDM के मामले में जमानत मिली, ये कहते हुए कि बिना मुकदमा पूरा हुए लंबी हिरासत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जुलाई 2026 में हाई कोर्ट ने 217 करोड़ रुपए वाले मुख्य मामले में उसके कुछ साथियों को भी लंबी हिरासत के आधार पर जमानत दी। जमानत का मतलब बरी होना नहीं है, असली फैसला अभी आना बाकी है। ये विडंबना भी गौर करने लायक है। जिस धीमी न्यायिक प्रक्रिया का उसने कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, आज वही प्रक्रिया एक अलग वजह से उसे और उसके साथियों को राहत दिला रही है। सुकेश चंद्रशेखर की ये कहानी चार्ल्स शोभराज जैसी पुरानी कहानियों से अलग है। ये अभी खत्म नहीं हुई, कोई अंतिम फैसला नहीं आया, कोई साफ सुथरा अंत नहीं है। ये एक चलती हुई अधूरी कहानी है जो भारत की अदालतों में आज भी लिखी जा रही है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सीख है। असली दुनिया की कहानियां हमेशा फिल्मों की तरह साफ सुथरे अंत के साथ खत्म नहीं होती। कई बार वे अधूरी रह जाती है और उनके असली शिकार अदिति सिंह हो, जैकलीन फर्नांडीज जैसी हस्तियां हो, या वे कम मशहूर परिवार जिनका जिक्र इतिहास में कहीं दर्ज तक नहीं हुआ, अपने अपने हिस्से का नुकसान लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं।